बीवी की जिद पर आदित्य ने अपने पिता को घर से निकालकर ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया। पहले तो आदित्य एक दो बार अपने पिता से मिलने ओल्ड होम चला भी जाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ भी जाना छोड़ दिया। आदित्य का बेटा हर्ष उस वक्त सिर्फ 2 साल का था जब आदित्य ने अपने पिता को ओल्ड होम में शिफ्ट किया था। 20 साल बाद आदित्य के बेटे हर्ष ने एक मशहूर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। बेटे की कामयाबी पर जहां आदित्य बहुत खुश था, वहीं उसकी मां भी बहुत ज़्यादा खुश थी। यूनिवर्सिटी के मैनेजर ने सारे ही स्टूडेंट्स को शहर के सबसे बड़े ओल्ड होम ले गए ताकि वह बूढ़े लावारिस लोगों की ज़िंदगी को करीब से जान सके और उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च कर सके। हर्ष ने वहां अपने दादा को देख लिया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि आदित्य ने अपने बेटे को यही बताया हुआ था कि उसके दादा मर चुके हैं। आदित्य का बेटा हर्ष बहुत मायूस हुआ, बहुत दुखी हुआ। अपने पिता के इस झूठ की वजह से अब उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वह अपना गोल्ड मेडल नहर में फेंकने चाहता था कि उसने देखा रास्ते में एक भिखारी भीख मांग रहा है। उसने वह गोल्ड मेडल उस भिखारी की झोली में डाल दिया। भिखारी गोल्ड मेडल लेकर झोपड़ी में आया तो उस भिखारी की बेटी ने उससे कहा। आदित्य को अपने बचपन का वो ज़माना अभी तक याद है जब वह अपने पापा के कंधों पर बैठ जाता था और उसी हाल में उसके पिता खाना खाते थे। आदित्य की माँ उसे अपने पिता के कंधों से उतारने की कोशिश करती तो उसके पिता मना कर देते। माँ गुस्से में कहती कि आप कितनी मुश्किल में हैं, कम से कम सुकून से खाना तो खा लीजिए। लेकिन आदित्य के पिता से आदित्य का रोना सहन नहीं होता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, आदित्य की पिता से मोहब्बत बढ़ती गई। जब वह जवान हुआ तो आदित्य को एक लड़की पसंद आ गई। आदित्य ने माँ को बताने के बजाय अपनी पसंद अपने पिता के सामने रखी। जब उसके पिता ने ये सुना तो वे बहुत खुश हुए और कहने लगे कि मुझे तुम्हारी शादी का बहुत इंतज़ार था। क्या हुआ जो तुमने लड़की पसंद कर ली? अब मैं तुम्हारी जल्दी से शादी करके अपने दिल के अरमान पूरे करूँगा। आदित्य के पिता ने आदित्य की शादी करने में ज़्यादा देर न लगाई और जल्दी ही उसकी मनपसंद लड़की निकिता से उसकी शादी कर दी। शादी के दिन आदित्य को पता चला कि उसके पापा की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा है। हालांकि उसके पापा कोई अमीर इंसान नहीं थे, लेकिन वह अक्सर कहते थे कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे दोस्त हैं। आदित्य के पिता के दोस्तों ने आदित्य की शादी में ऐसे काम संभाला हुआ था जैसे खुद इन्हीं के बेटे की शादी हो। पहले तो शादी में खूब नाचे गाए, उसके बाद सारा काम संभालने लगे। शादी के दिन आदित्य के पिता ने गरीब लोगों की भी दावत की थी और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने गरीब लोगों के घरों में खाना भी बंटवाया था। शादी तो निमट गई, लेकिन उसके बाद आदित्य के ऊपर बीवी का ऐसा रोब चला कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पिता उसके दिल से दूर होते चले गए। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया था। अब आदित्य के पिता बूढ़े हो गए थे और इधर आदित्य का एक बेटा भी हो चुका था। निकिता की मांग थी कि उसके पिताजी की वजह से बेटे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। आदित्य के पिता सारी रात खांसते रहते थे, जिससे नींद तो ख़राब होती थी और बेटे हर्ष की पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता था। आदित्य के दिल में तो बस ख्याल आया था कि काश उसके पिता एक अलग घर में होते, लेकिन उनके पास कोई अलग घर नहीं था। एक दिन निकिता ने आदित्य से कहा कि देखो, पिताजी को हमें ओल्ड होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये फ़ैसला आपके लिए इतना आसान नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमें अपने बच्चे के आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना है। पिताजी के होते हुए ये घर में ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकता। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है। आदित्य ने निकिता को तसल्ली दी कि मैं इस बारे में पापा से बात करूँगा, लेकिन सच तो ये था कि अपने पापा के सामने इस तरह की बात करना आदित्य के लिए इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक आदित्य कोशिश करता रहा कि अपने पापा से इस बारे में बात करे, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब 2 हफ्ते तक बात ना की, तब निकिता ने एक दिन आदित्य से कहा कि अगर आप अपने पिता से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद कहती हूँ। लेकिन आदित्य ने अपनी पत्नी को मना कर दिया। उसने निकिता से वादा किया कि आज शाम मैं ज़रूर पापा से इस बारे में बात करूँगा। आदित्य बहुत परेशान था और बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था कि कैसे अपने पापा से कहे कि वह उन्हें ओल्ड होम भेजना चाहता है, किस तरह उनकी नज़रों से नज़रें मिलाए। फिर रात के खाने के बाद वह अपने पिता के कमरे में गया। जब उसने अपने पिता के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके पिता ने कहा, अंदर आ जाओ बेटा।
जैसे ही आदित्य अंदर गया तो उसके पिता ने अपने सामने वाली कुर्सी पर उसे बिठाया और कहने लगे, आज कैसे आना हुआ बेटा? बहुत समय बाद मेरे कमरे में आए हो। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम ऐसे कैसे आए। फिर आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, पापा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसके पिता कहने लगे, कहो बेटा, क्या बात है? आदित्य ने कहा, पापा आप जानते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर है। आपकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है और रात के समय हमें अस्पताल में जाना पड़ता है, जबकि आप भी परेशान होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हॉस्पिटल के साथ ही एक ओल्ड होम है जहाँ आपको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। ये वो शब्द थे जिनका आदित्य ने अपने मन में योजना बना रखी थी कि अब अपने पिता से इस तरह से घुमाकर बात करेगा, लेकिन उसके पिता उसके दिल का हाल समझ चुके थे और उसके चेहरे से उसकी बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि वह ये बातें दिल से नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बीवी की ज़िद की वजह से ऐसा कह रहा है। आदित्य के पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जाओ? आदित्य ने कहा, नहीं पापा, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं भी, लेकिन बस आपके भले के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। वहाँ मेरे डॉक्टर दोस्त भी हैं और अच्छे लोग हैं, सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे। उसके पिता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, कोई और बात है तो बताओ, तेरे पिता तेरी किसी बात को टाल नहीं सकता। आदित्य के पिता का सारा सामान ओल्ड होम में शिफ्ट कर दिया गया था और आज शाम उसके पिता को घर से जाना था। आदित्य ने देखा कि वह अपने पोते हर्ष से लिपट कर रो रहे थे। हर्ष अभी नासमझ था, बार बार कह रहा था, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? और वे बार बार हर्ष से यही कह रहे थे कि बेटा परेशान ना हो, जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। उस दिन जब वह घर से चले गए तो हर्ष पूरी रात रोता रहा। अगले कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं गया था, लेकिन आदित्य और उसकी पत्नी ये सब कुछ अपने बेटे की खातिर ही तो कर रहे थे, क्योंकि वह घर में ऐसा माहौल चाहते थे जिसकी वजह से उनके बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। शुरू में तो आदित्य अपने पिता से मिलने हफ्ते में 1-2 बार ओल्ड होम ज़रूर जाता था और कभी कभी अपने साथ अपने बेटे हर्ष को भी ले जाता था। हालांकि हर्ष इस बात की जिद करता था कि वह हर दूसरे तीसरे दिन अपने दादाजी से मिलने जाए, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आदित्य ने ओल्ड होम में जाना छोड़ दिया, क्योंकि वह अपनी बीवी बच्चे की खातिर पैसा कमाने में लगा हुआ था। जब हर्ष बार बार दादाजी के पास जाने की जिद करने लगा तो फिर आदित्य और उसकी पत्नी ने मिलकर कुछ सोचा और फिर बेटे से कह दिया कि तुम्हारे दादाजी की मौत हो गई है, अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। यह सुनकर हर्ष बहुत ज़्यादा रोया भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वह नॉर्मल होता चला गया। लेकिन वह हर समय अपने दादा की फ़ोटो अपने सीने से लगा कर रखता। आदित्य और निकिता को अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत दुख होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कितना बुरा कर रहे हैं, अपने बेटे के साथ भी और पिता के साथ भी। लेकिन आदित्य की पत्नी का कहना था कि ये वक्त दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता चला गया और यूं हर्ष 17 साल का हो गया। अब उसका एक बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और वहाँ पर हर्ष हर सेमेस्टर में टॉप कर रहा था। वह बहुत मेहनत कर रहा था, जबकि उसके कमरे में हर वक्त उसके दादा की फ़ोटो लगी रहती थी। निकिता की बहुत कोशिश रही कि वह अपने दादा को अपने दिल से निकाल दे, लेकिन ऐसा ना हो पाया। और जिस बात का उन्हें डर था कि अगर इसने कभी भी अपने दादा को देख लिया और सच्चाई पता चल गई कि इसके दादा अभी ज़िंदा हैं, तो वह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। कभी कभी तो आदित्य के दिल में आता कि हर्ष को सारा कुछ सच बता दे, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था। उसे ये बात बता दे कि हमने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारे दादा ज़िंदा हैं और अभी तक ओल्ड होम में मौजूद हैं। लेकिन फिर यही डर था कि बेटा हमें छोड़कर चला जाएगा या हमसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। आदित्य जब भी हर्ष को इस बारे में बताने की कोशिश करता तो उसकी पत्नी आगे आ जाती और बार बार यही कहती कि ऐसी गलती मत करना, वरना हम अपने बेटे को खो देंगे। सेकंड लास्ट सेमेस्टर में हर्ष ने यूनिवर्सिटी और क्लास में टॉप किया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे गोल्ड मेडल देने का अनाउंसमेंट किया गया। यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें सभी स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी बुलाया गया था। आदित्य और निकिता हर्ष के साथ यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आए हुए थे। आदित्य के बेटे ने पहली पोजीशन हासिल की थी
इस बात पर उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। सभी उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। आदित्य का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा था और निकिता भी अपने बेटे पर बलिहारी जा रही थी। उसके बाद सबको ट्रॉफी और मेडल मिलने शुरू हुए। आदित्य को इस बात का फ़ख्र हो रहा था कि उनके बेटे को गोल्ड मेडल मिला है। आदित्य ने अपने हाथों से अपने बेटे को गोल्ड मेडल पहनाया और ओल्ड होम के मैनेजर ने आदित्य को बताया था कि उसके पिता के दोस्त अभी भी उनसे मिलने आते हैं और उसके पिता से अपने साथ चलने की ज़िद करते हैं। कहते हैं, हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहो, लेकिन वह उनके साथ बिल्कुल नहीं जाते। इस वजह से उनके कई दोस्त उनसे नाराज़ भी हो गए और कहते हैं कि हमारी इतनी गहरी दोस्ती का आखिर क्या फ़ायदा कि हमारे होते हुए तुम एक ओल्ड होम में रहो। तुम्हारा वह नालायक बेटा जिसकी शादी पर तुमने कितने खुश थे, तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस बेटे ने सिर्फ अपनी बीवी की वजह से तुम्हें अपने साथ घर में नहीं रहने दिया। हालांकि हैरत की बात तो ये थी कि आदित्य का ये घर जिसमें वह रह रहा था अभी उसके पिता के नाम पर ही था और उसके पिता ने कभी भी आदित्य को इस बात का ताना नहीं दिया कि जिस घर से मुझे निकाल रहे हो ये तो मेरा घर है। यूनिवर्सिटी के मैनेजर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को शहर से बाहर एक पुराने खंडहर, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस भी था, वहाँ ले जाने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर कुछ हालात ख़राब होने की वजह से शहर के अंदर ही सभी स्टूडेंट्स को एक ओल्ड होम ले जाना था। जब हर्ष ने ये बात अपने पिता को बताई कि हम कल शहर के सबसे बड़े ओल्ड होम विज़िट करने जा रहे हैं, यह सुनकर तो आदित्य की हालत ख़राब हो गई। वह अपने बेटे से पूछने लगा कि यूनिवर्सिटी के मैनेजर आप लोगों को ओल्ड होम क्यों ले जाना चाहते हैं। जिस पर हर्ष ने कहा कि पिताजी, वहाँ बूढ़े और लावारिस लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई अपना नहीं। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से यह टास्क दिया गया है कि हम उनसे बात करें, उनकी ज़िंदगी को करीब से जानने की कोशिश करें। वह किन हालात में रह रहे हैं, उनके अपने जो उन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं, उनके बारे में उनके क्या ख्याल हैं। यह सुनकर आदित्य दिल ही दिल में बहुत घबरा गया था और उसे इस बात का डर था कि कहीं हर्ष उस ओल्ड होम में ना चला जाए जहाँ उसके दादा हैं। लेकिन जिस बात का डर था हुआ भी वही। यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें इस ओल्ड होम का विज़िट करवाया गया जहाँ पर हर्ष के दादा थे। अब तो आदित्य किसी हाल भी नहीं चाहता था कि हर्ष वहाँ जाए, लेकिन अगर वह मना भी करता तो हर्ष पूछता कि आप वहाँ जाने से रोक क्यों रहे हैं। बस दिल ही दिल में आदित्य दुआ करता रहा कि किसी तरह वह अपने दादा को पहचान ना ले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ओल्ड होम गए। वे अपने साथ खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर गए थे। वह उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए थे जो वहाँ पर थे, जिसमें कपड़े, जूते, चादरें आदि थीं। जब बुज़ुर्गों को ये सारा सामान मिला तो वे मोहब्बत से बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगे थे, जबकि एक बूढ़ा आदमी लगातार हर्ष की तरफ देखे जा रहा था। उसने हर्ष को अपनी तरफ बुलाया और उसके सर को चूमा, फिर हर्ष से उसका नाम पूछा। जब हर्ष ने अपना नाम बताया तो उस बूढ़े आदमी ने हर्ष को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। ये कोई और नहीं बल्कि हर्ष के दादाजी ही थे। वह हर्ष को इसलिए पहचान गए थे क्योंकि उनके पड़ोस के एक बुज़ुर्ग शर्मा जी भी इस ओल्ड होम में थे और उनके दोस्त भी बन गए थे। जब भी उनके बेटे मिलने आते तो दादाजी शर्मा जी के बेटे से हर्ष के बारे में पूछते थे। शर्मा जी का बेटा अक्सर उन्हें चुपचाप से हर्ष के फ़ोटो भी दिखा देता था, लेकिन हर्ष उन्हें पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने अपने दादाजी को बहुत छोटी उम्र में देखा था और अब तो उसके दादाजी पहले से बहुत ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए वह अपने दादाजी को पहचान नहीं पाया, लेकिन हैरान था कि यह बूढ़ा इंसान उसे इस तरह से देख क्यों रहा है और फिर उसे सीने से लगाकर रो क्यों रहा है। जल्दी ही हर्ष ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसके मोबाइल में उसके दादाजी की फ़ोटो थी। वह उस फ़ोटो से उस बूढ़े आदमी के चेहरे को मिलाने लगा। उसने बहुत ध्यान से देखा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि हो न हो यही मेरे दादाजी हैं। फिर जाकर उसने उन बुज़ुर्ग का नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया, जिससे हर्ष को इस बात का यकीन हो गया कि वह उसके दादाजी ही हैं। हर्ष सोचने लगा कि यानी मेरे पिता ने मुझसे झूठ बोला था। मेरे दादा तो ज़िंदा हैं, जबकि मुझसे झूठ कहा गया था कि मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इतना बड़ा झूठ हर्ष से सहन नहीं हो रहा था। वह घर आया तो उसका चेहरा उदास था। वह किसी से बात नहीं कर रहा था। माँ ने उससे कहा, बेटा खाना खा लो, तो उसने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके लेट गया।
आदित्य का दिल बहुत घबरा रहा था। वह अपनी बीवी से कहने लगा कि वही हुआ जिसका हमें डर था। मुझे इस बात का यकीन है कि हर्ष को सब पता चल चुका है। हमारा वह झूठ जो आज से कुछ साल पहले हमने अपने बेटे से बोला था। हर्ष कई घंटे तक सोता रहा, फिर नींद से उठा तो बैग उठाकर घर से जाने लगा। आदित्य ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊँगा। हर्ष को उस गोल्ड मेडल से भी नफ़रत हो चुकी थी, बल्कि अब उसे अपनी सारे सपनों से नफ़रत हो चुकी थी जो उसने खुली आंखों से देखे थे। वह अपना गोल्ड मेडल नहर में फेंकना चाहता था, जिसकी तरफ वह बढ़ा तभी रास्ते में उसे एक भिखारी झोली फैलाकर बैठा नजर आया। उसने अपना वह गोल्ड मेडल उस भिखारी की झोली में डाल दिया। भिखारी ने सोचा कि यह कोई कीमती चीज़ है जो कोई लड़का उसे देकर गया है। भिखारी अपनी झोपड़ी में गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, ये कोई नौजवान मेरी झोली में डालकर गया है। बेटी ने अपने पिता से कहा कि मुझे तो ये कोई कीमती धातु लगती है। अगर ये सोना है तो कई दिनों तक हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हर्ष रात को घर नहीं लौटा तो आदित्य और निकिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। रात भर जागकर गुजरी। सुबह हुई तो उन्हें इस बात का यकीन था कि वह अपने दादा के पास ही होगा। आदित्य सुबह सुबह ही ओल्ड होम पहुंचा तो पता चला कि हर्ष अपने दादा को वहां से लेकर कहीं चला गया। न ओल्ड होम मैनेजर को इस बात का पता था, ना ही आदित्य को इस बात का अंदाज़ा था कि हर्ष उन्हें लेकर कहाँ गया होगा। लेकिन यह आदित्य के लिए बहुत शर्म की बात थी और इस पर आदित्य ने ओल्ड होम के मैनेजर से काफ़ी नाराज़गी जताई। कहने लगा कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर आप मेरे पापा को किसी और इंसान के हवाले कैसे कर सकते हैं। उस पर मैनेजर साहब ने आदित्य को ऐसा जवाब दिया कि आदित्य शर्म से पानी पानी हो गया। वह कहने लगा, आदित्य साहब, आप अजीब बात करते हैं। मेरी इस ओल्ड होम पर गहरी नज़र है। मैं जानता हूँ कौन यहाँ किससे मिलने कब आता है। पिछले कई साल से आप अपने पिता को मिलने तक नहीं आए और अचानक ये कह रहे हैं कि आप उनके वारिस हैं। मैनेजर की इस बात का आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य लौटकर घर आया। बहुत कोशिश की अपने बेटे को किसी तरह तलाश किया जाए। लगातार उसका फ़ोन चेक कर रहे थे पर फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बार बार कॉल्स आ रही थी कि अगर हर्ष क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से उसका एडमिशन कट कर दिया जाएगा। हर्ष को घर से गए हुए 1 महीना गुजर चुका था और ये 1 महीना 1 साल बनकर आदित्य और उसकी पत्नी के ऊपर गुजरा था। एक दिन आदित्य बाज़ार से गुजर रहा था तो उसकी नज़र हर्ष पर पड़ी। हर्ष ने जैसे ही आदित्य को देखा तो वहाँ से भागना शुरू हुआ। आदित्य भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। उसे आवाज़ दे रहा था, बेटा मुझे माफ़ कर देना, जो गलती मुझसे हुई तुम वह गलती मत करो। मैं तो अपने बाप का एक बुरा बेटा साबित हुआ, लेकिन तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। ना चाहते हुए भी हर्ष रुक गया और फिर आदित्य को अपने साथ ले गया। वह अपने दादा के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा था और अपने दादा की सेवा कर रहा था। आदित्य ने अपने बेटे और पिता दोनों से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हर्ष किसी हाल भी अपने पिता को माफ़ नहीं कर रहा था, जबकि आदित्य के पिता ने फ़ौरन ही उसे माफ़ कर दिया। दादा ने अपने पोते से कहा कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इसकी दुनिया बर्बाद हो जाए। आदित्य को एहसास हो गया कि ये मेरे पिता का मुझसे प्यार है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी आदित्य के पिता को अपने बेटे की ही फिक्र थी। इस बात का आदित्य को पूरी तरह एहसास हो चुका था। वह सोचने लगा कि मैं कितना बदनसीब था कि इतने बड़े हमदर्द और चाहने वाले, जानिसार करने वाले पिता को मैंने खुद से दूर कर दिया था, वह भी अपनी बीवी के कहने पर। आदित्य के पिता ने तो आदित्य को माफ़ कर दिया, लेकिन आदित्य खुद को कैसे माफ़ करता जो इतने साल उसने अपने इतने चाहने वाले पिता को खुद से दूर रखा, उनकी सेवा से महरूम रहा। दादाजी के समझाने पर हर्ष मान गया और अपने पिता के सीने से लग गया। आदित्य अपने पिता और बेटे को लेकर अपने घर पहुंचा तो निकिता भी अपने ससुर के पैरों में गिर पड़ी और अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए उनके सामने हाथ जोड़ लिए। हर्ष ने अपने ही कमरे में अपने दादा का बिस्तर लगवाया और फिर जब तक वह जिंदा रहे अपनी एक एक सांस उनके नाम कर दी। हर्ष का अपने दादा के लिए प्यार आजकल के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक सबक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी करें। साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर